आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। यह इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत परिभाषा कह सकते हैं। इसके 3 नियम हैं। नंबर 1 क्या है? जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। माध्यम के कण क्या करते हैं? कंपन करते हैं, यानी कि माध्यम के कण हिलने लगते हैं, कंपन करते हैं। माध्यम के कण क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पृष्ठ में स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। मतलब माध्यम में स्थित, ये पूरा माध्यम है, इसमें एक छोटा सा कोई पृष्ठ है, इसमें जितने भी कण हैं वो कंपन की समान कला में हो, यानी कि कलाएं समान हो, तो वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ये तरंगाग्र की परिभाषा भी है और ये इसका पहले नियम का जो परिकल्पना उसका पहला भाग भी है। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ये पहला नियम हो गया आपका। ये नियम क्या हो गया? पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। यानी कि जो आपका माध्यम में जो पृष्ठ बनाया था, जो तरंगाग्र बना था, उसमें जितने भी कण हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जिनसे नई तरंगें निकलेंगी। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यानी कि ये क्या हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। तो द्वितीयक तरंगिकाएं के लिए ही ये सिद्धांत बना है। इन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती है। मतलब ये भी जो हैं वो प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। तो ढंग से समझ लेना है कि माध्यम में स्थित कोई जो पृष्ठ है, जो तरंगाग्र है, उस पर प्रत्येक जो माध्यम का कण है वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, उससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो माध्यम में प्रारंभिक तरंग की चाल से ही चलेंगी। इन्हें क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। 3 नंबर क्या है? ये 2 नियम आपने पढ़ लिए। तो तीसरा क्या है? यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई कौन? द्वितीयक तरंगिका को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचे। पृष्ठ का मतलब कोई भी एक ऐसा पृष्ठ खींच दें, मतलब कोई एक सरफेस बना दें। ठीक है, तो वह पृष्ठ जो है उस क्षण जो है तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। अर्थात जो वो पृष्ठ होगा वो नया तरंगाग्र बन जाएगा। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचें तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। यह पृष्ठ क्या करेगा? उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसको आपको समझ लेना है। 3 नियम हो गए। पहला नियम कौन था? माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में और तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण जो है नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलकर चलती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये प्रारंभिक तरंग की चाल से ही चलती हैं। यदि माध्यम बदल जाएगा तो उनकी चाल बदल जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें उसी माध्यम का जिक्र है, इसीलिए वही चाल है। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिका को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींच दें, ठीक है, तो पृष्ठ जो है वो क्या करेगा? नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं क्यों आई, इसका कारण भी समझ लीजिए। ये सिद्धांत से पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया था, जो आपके पाठ्यक्रम से हट गया है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत आपको ये बता रहा था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, परंतु हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है।
तो उनसे सफलताएं क्या मिली? इस सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या हो गई। इस सिद्धांत से क्या हुआ? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की गई। परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की गई, मतलब व्याख्या हो गई। यहाँ पर नहीं लिखा है, परावर्तन तथा अपवर्तन लिखा हुआ है, परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की गई। दूसरा क्या हुआ? इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की भी व्याख्या हो गई, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की भी इससे आसानी से व्याख्या हो गई। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें प्रकाश हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं, सफलताएं पढ़ी, अब विफलताएं भी हैं इनकी। इन्होंने कुछ इनकी विफलताएं हुई कि इसके बाद में भी एक खोज आई, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की क्या विफलताएं हो गई? तो इसमें प्रकाश को अनुदैर्घ्य मान लिया, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी, क्योंकि प्रकाश की ध्रुवण में ये साबित हुआ कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं, जो वास्तविकता में आज के समय तक अनुप्रस्थ ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या मान लिया था? प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य मान लिया था, जिसके कारण ध्रुवण, ये ध्रुवण एक प्रकाश का गुण है। अगला एक चैप्टर है, वो पाठ्यक्रम से जो है इस साल नहीं है, तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, व्याख्या नहीं की जा सकी। किसकी व्याख्या नहीं की जा सकी? प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की सकी। और नंबर 2, इन्होंने काल्पनिक माध्यम ईथर मान लिया था, तो काल्पनिक माध्यम ईथर जो है वो गलत हो गया। काल्पनिक माध्यम जो ईथर था वो गलत हो गया। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव आज के ज़माने में कॉमन है, सभी को मालूम होगा। जो सौर सेल हैं, यानी कि सोलर पैनल से जो लाइट हमको मिलती है, वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। इसकी व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं हो सकी। इसकी व्याख्या जो है इस सिद्धांत से नहीं की जा सकी। क्यों नहीं की जा सकी? क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में अनुप्रस्थ माना, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कण की आवश्यकता होती है, और इन्होंने तरंग बताया। ठीक है, तो आगे एक नियम पढ़ेंगे जिसमें कण और तरंग दोनों हैं, तो वो प्लांक का है, तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों यानी अन्य छात्रों के साथ शेयर करें। और इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट श्रृंखला लाइव क्लासेस आदि के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। लाइव क्लासेस भी आपको मिलना प्रारंभ हो गई हैं, उनसे जुड़ सकते हैं आप। हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में लाइव क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।